हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्य रूप से प्रत्येक परीक्षा में राष्ट्रीय आय में से कोई न कोई सवाल आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से नापा जाता है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हमने अपने वीडियो में देखा था कि राष्ट्रीय आय का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक स्थिति का आकलन होती है। देश किस अवस्था में है, देश विकसित अवस्था में है, विकासशील अवस्था में है या अविकसित अवस्था में है, इन सब की जानकारी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के माध्यम से की जा सकती है। यह अर्थात राष्ट्रीय आय एक ऐसा बैरोमीटर है जिसके माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी की जा सकती है और उसी हिसाब से सरकार के द्वारा नीति का निर्धारण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय किस प्रकार से मापी जाए, ये अपने आप में बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय आय जब बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, इसको मापा किस प्रकार से किया जाता है। पहले हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि आय का चक्राकार प्रवाह देखा था, जिसमें यह देखा था कि एक परिवार के द्वारा उत्पादन के सारे साधनों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती है व्यवसायिक क्षेत्रों को, और व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा उनको आय प्रदान की जाती है। तो जितना उत्पादन होता है उतनी की उतनी आय का सृजन होता है और वो सारा का सारा उत्पादन परिवार के द्वारा खरीद लिया जाता है और वापस वो इनकम है वो सारी की सारी व्यवसायिक क्षेत्र में चली जाती है। इस प्रकार का आय का चक्राकार प्रवाह हमने देखा था। उसी क्रम में राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय को मापने की कुल 3 विधियां प्रचलित है। बाकी कुछ और विधियां हैं, सामाजिक लेखा रीति और कुछ है, उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। मेन रूप से राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां प्रचलित होती है। उत्पादन लेखा रीति या मूल्य बढ़ाव रीति उसको कहते हैं। सबसे पहली देखिए मापने की विधियां, उत्पादन विधि, इसको मूल्य बढ़ाव विधि भी कहते हैं, कई नाम है इसके। दूसरी विधि को देते हैं आय विधि, आय संगणना विधि, उत्पादन संगणना विधि, आय संगणना विधि, और तीसरी विधि होती है व्यय संगणना विधि। आप किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय निकालें, राष्ट्रीय आय एक ही आएगी, क्योंकि क्या होता है, विधि तो अलग अलग है। उत्पादन विधि में सभी प्रकार के उत्पादन को जोड़ा जाता है, पर अगर जब बात उत्पादन की करते हैं तो मान लीजिए एक फैक्ट्री में जो उत्पादन हुआ वो 100 करोड़ का हुआ, तो उस 100 करोड़ में फैक्ट्री में 100 करोड़ का उत्पादन हुआ। अब इस 100 करोड़ में से 100 करोड़ का जब उत्पादन हुआ तो ये वितरण होता है। मान लीजिए इसमें से मजदूर को दिए गए 10 करोड़, तो ये मजदूर की आय हो गई। ब्याज के रूप में पूंजीपति को दिए गए 10 करोड़, ये पूंजीपति की आय हो गई। किराए के रूप में 10 करोड़ खर्च किए गए, ये किराए भवनपति की आय हो गई। कच्चे माल का जो भुगतान किया गया वो 40 करोड़ रुपए किया गया, तो ये कच्चे माल वाले की इनकम हो गई। इसके अलावा वेतन के रूप में 20 करोड़ दिए गए, तो ये वेतन वाले की आय हो गई, और लाभ के रूप में 10 करोड़ बचे। तो ये देखिए उत्पादन 100 करोड़ का हुआ है, तो आय का सृजन भी 100 करोड़ का हुआ है। किसी न किसी रूप में जितना भी उत्पादन होता है उतने ही आय का सृजन होता है। अब इस आय में से 100 करोड़ में से ये 100 करोड़ रुपए का खर्च होता है, ये 100 करोड़ रुपए वापस खर्च कर दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं की जाती है। तो आप आय उत्पादन विधि से निकालेंगे राष्ट्रीय आय तो भी 100 करोड़ आएगी। सभी लोगों की इनकम को जोड़ेंगे तो भी 100 करोड़ आएगी, क्योंकि देखिए मजदूर की आय मजदूरी, प्रबंधक की आय वेतन, पूंजीपति की आय ब्याज, भवनपति की आय किराया, तो और कच्चे माल वाले की आय
या साहसिक आय लाभ, इन सबको भी जोड़ेंगे तो ये भी 100 करोड़ ही आएगी। तो इस प्रकार से चाहे आप उत्पादन विधि से जीएनपी निकालिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, उत्पादन विधि से जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं, और शुद्ध निकालेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्शन। आय विधि से निकालेंगे तो ग्रॉस नेशनल इनकम कर सकते हैं, और ये डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट नेशनल इनकम, ये माइनस डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार से व्यय संगणना नीति से निकालेंगे तो ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो आप कैसे भी आप निकालिए, जीएनपी बराबर होगा जीएनआई बराबर होगा जीएनई के, और सब में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, इसमें से भी डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्शन बराबर होगा नेट नेशनल इनकम बराबर होगा नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। कहने का तात्पर्य है कि विधियां अलग अलग है। एक विधि उत्पादन विधि हो सकती है जिसमें सभी प्रकार के उत्पादन को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। दूसरी विधि आय विधि हो सकती है जिसमें सभी प्रकार के आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तीसरी विधि में सभी प्रकार के व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। परंतु यदि देखा जाए तो किसी भी विधि से आप राष्ट्रीय आय निकालिए, राष्ट्रीय आय बराबर ही आएगी। उत्पादन विधि से निकाल रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन हो जाएगा, इनकम विधि से निकाल रहे हैं ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएगी, और अगर व्यय विधि से निकाल रहे हैं तो ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर इसको कहा जाएगा। पर राष्ट्रीय आय की गणना एक ही होती है, किसी भी प्रकार से आप निकालिए। एक व्यक्ति, एक किसान है, किसान ने मान लीजिए 5 लाख रुपए का उत्पादन किया, तो हम पूछेंगे किसान की आय कितनी, किसान का उत्पादन कितना है, तो 5 लाख रुपए। अब पूछेंगे किसान की आय कितनी है, तो भी आएगा 5 लाख रुपए, और किसान के द्वारा खर्च कितना किया जाएगा, तो भी आएगा 5 लाख रुपए। तो चाहे आय विधि से निकालें, चाहे उत्पादन विधि से निकालें, चाहे व्यय विधि से निकालें, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी विधि अच्छी है कौन सी खराब है, सब एक जैसी है, सबके माध्यम से निकाल सकते हैं। सुविधा जिसमें देखते हैं कि किस विधि से हमको निकालने में सुविधा है, उस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। देश में जितना भी उत्पादन होगा उसको बेचकर जो धनराशि प्राप्त होगी वो आय हो जाएगी, और उस आय को खर्च करेंगे तो वो व्यय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय निकालें, राष्ट्रीय आय का मान हमेशा एक ही आएगा। इसलिए इसमें हमको नहीं उलझना है। नेट नेशनल प्रोडक्शन हो, चाहे नेट नेशनल इनकम हो, चाहे नेट नेशनल एक्सपेंडिचर हो, राष्ट्रीय आय वही आएगी। अब हम बात करते हैं एक एक विधि की। सबसे पहले हम उत्पादन विधि की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की सबसे पहली विधि जो है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, और अधिकांश देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए देश में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वह कृषि में उत्पादन हुआ हो, खनिज में उत्पादन हुआ हो, उद्योग में हुआ हो, व्यापार में हुआ हो, वाणिज्य में हुआ हो, सेवाओं के रूप में हुआ हो, सभी प्रकार के जितना भी उत्पादन होता है उसको बाजार मूल्य से गुणा कर लिया जाता है, और इससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थात उत्पादन विधि में जितने भी देश में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हो, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बाजार मूल्य से गुणा करके उसका योग निकाला जाता है। उसे राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। तो सामान्य रूप से जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये अगर मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को भी अगर जोड़ लिया जाता है तो राष्ट्रीय आय कृत्रिम रूप से अधिक हो सकती है, जो कि वह सामान्य रूप से सही नहीं कही जा सकती। क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं तो चाहे हम उत्पादन विधि से निकालें, चाहे आय विधि से निकालें, चाहे व्यय विधि से निकालें, राष्ट्रीय आय एक ही आनी चाहिए। तो मूल्य बढ़ाव क्या होता है और उसको हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ ये जानने की बात है कि उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य से गुणा करके राष्ट्रीय आय की गणना
की जाती है। और इसके लिए क्या करते हैं, केवल एक सूची बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ और उसका बाजार मूल्य क्या है। इस प्रकार से उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उनको उसमें से घटा दिया जाता है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके बाद हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए उत्पादन है, मान लीजिए ये हमने ले लिया सीरियल नंबर 1 1 2 3 4 5, ये वस्तुओं का उत्पादन। अब जो मान लीजिए वस्तु है, ये वस्तु है ए, ये है बी, ये है सी, डी, ई, ये अलग अलग वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं होंगी देश में, मान लीजिए अब पहले हम इसका लिखेंगे उत्पादन। ए वस्तु का उत्पादन कितना हो ये देखेंगे। मान लीजिए ए वस्तु का जो उत्पादन हुआ है वो हुआ 20, इसका उत्पादन हुआ 30, सी का उत्पादन हुआ 10, डी का उत्पादन हुआ 40 और ई का उत्पादन हुआ सपोज कीजिए 10। अब ए वस्तु का जो मूल्य है, बाजार मूल्य, उसको देखेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, टोटल ऐसा नहीं है। वो जितनी भी वस्तु है, चाहे गेहूं का जितना उत्पादन हुआ उसको बाजार से मूल्य से गुणा कर देंगे, चावल का जितना उत्पादन हुआ उसको बाजार मूल्य से गुणा कर देंगे, जौ का जितना उत्पादन हुआ उसको बाजार मूल्य से गुणा कर देंगे, चने का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन में बिजली के मीटर कितने बने, फर्नीचर में पलंग कितने बने, उनका बाजार मूल्य क्या है, बल्ब कितने बने उसका बाजार मूल्य क्या है, पेन कितने बने उसका बाजार मूल्य क्या है, हर चीज का, मोबाइल कितने बने उसका बाजार मूल्य कितना है, टीवी कितने बने, किस क्वालिटी के बने, कितने बने। इस प्रकार से जितना भी उत्पादन होता है, मैंने एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 5 ही उत्पादन होता है, ए बी सी डी। ए वस्तु का उत्पादन होता है 20, बी वस्तु का उत्पादन होता है 30, सी वस्तु का उत्पादन होता है 10, डी वस्तु का उत्पादन होता है 40 और 10। अब मान लीजिए इसका रेट है, ए वस्तु का रेट है 22 रुपीज, बी वस्तु जो है वो 8 रुपए की है, सी वस्तु 6 रुपीज की है सपोज करिए, और ये 4 रुपीज की है, ये 2 रुपीज की। इसी प्रकार से बहुत सारे उत्पादन हो सकते हैं। तो अब देखिए, अब मूल्य जो टोटल हुआ, मूल्य, उत्पादन मूल्य इसको बोलेंगे, उत्पादन का मूल्य कितना हुआ, 20 गुणा 2 40, 30 गुणा 8 240, 10 गुणा 6 60, 40 गुणा 4 160, 10 गुणा 2 20। ये सारा का सारा हो गया, 160 हो गया, 20 हो गया। तो ये हमने क्या किया, 5 वस्तु मानी। इसके बाद सपोज करें और जो वस्तु है इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे, ये सारी वस्तुएं इसके अंदर जोड़ते जाएंगे, सारी की सारी जो भी वस्तुएं हैं। अब देखिए हम इसका टोटल करते हैं, तो ये हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है, ये 520 मान लीजिए टोटल इसका, तो ये राष्ट्रीय आय के रूप में होगी। यानी सभी प्रकार के उत्पादन को बाजार मूल्य से गुणा करके उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये देखिए, अब देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखो हमको क्या करना है, GN ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। तो जैसे ए वस्तु गुणा प्राइस ऑफ ए प्लस बी वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, प्राइस ऑफ बी, प्लस सी वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ सी, डी वस्तु का उत्पादन गुणा प्राइस ऑफ डी। इस प्रकार से जितनी भी वस्तु है सभी वस्तुओं का, उसके बाद सर्विसेज का, टीचर्स की सर्विसेज है, डॉक्टर की सर्विसेज है, लॉयर की सर्विसेज है, लॉटरीमैन की सर्विसेज है, घरेलू नौकर की सर्विसेज है। तो ये सारी वस्तु प्लस सर्विस ऑफ ए मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ सर्विस ऑफ ए, सर्विस ऑफ बी कितनी हुई, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ सर्विस ऑफ बी, प्लस सर्विस ऑफ सी कितना प्रोडक्शन हुआ, गुणा मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ सर्विस ऑफ सी। इस प्रकार से सभी प्रकार की वस्तुओं को बाजार मूल्य से गुणा कर दिया जाता है। जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ उनको बाजार मूल्य से गुणा कर दिया जाता है, और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सभी को बाजार मूल्य से गुणा करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमको उत्पादन विधि से गणना करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु है उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हम इसको समझते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और किस प्रकार से इसको
निकाला जाता है। तो देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए किसान ने 1 किलो गेहूं का उत्पादन किया। तो एक किसान है, इसने गेहूं का उत्पादन किया, वो 30 रुपए का किया। बी ब्रेड बनाने वाला है, बी आटा बनाने वाला है, ये गेहूं का उत्पादन करता है, बी आटे का उत्पादन करता है, और ये आटे का उत्पादन करता है 1 किलो आटे का 1 केजी, ये भी 1 केजी। और सी जो है वो ब्रेड बनाता है, और ये ब्रेड 60 रुपए की होती है 1 केजी। अब देखिए, अगर हम उत्पादन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, तो यहां हो जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 60 दैट इज 130। जबकि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में केवल 1 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो उसका मूल्य मार्केट में क्या हो गया 130, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को हमने नहीं घटाया। अब देखिए, ए ने उत्पादन किया 30 का, बी ने उत्पादन तो 10 का ही किया, क्योंकि इसने 1 किलो आटा, 1 किलो गेहूं किसान से खरीदा, इसने उत्पादन नहीं किया। इसने जिस किसान ने गेहूं का उत्पादन किया उससे इसने गेहूं खरीदा, तो सही रूप में इसने मूल्य कितना बढ़ाया, 40 रुपए में से 30 रुपए गए, तो इसका तो मूल्य 10 रुपए ही बढ़ा। इसी प्रकार से जिसने ब्रेड बनानी थी, उसने आटे वाले से आटा खरीदा, तो उसने 60 रुपए की ब्रेड नहीं बनाई, 60 रुपए की ब्रेड बनाने में 40 रुपए का उसने आटा खरीदा, तो शुद्ध रूप से उसने मूल्य कितना बढ़ाया, 20 रुपए ही बढ़ाया। तो यहां देखेंगे कि 60 का इसने ब्रेड बनाया और 40 रुपए इसने का आटा खरीदा, तो इसने मूल्य बढ़ाया 20। तो शुद्ध रूप से उत्पादन अर्थव्यवस्था में कितना हुआ, 60 का उत्पादन हुआ। ये न कि उत्पादन 130 का उत्पादन हुआ। केवल अगर हम देखें तो उत्पादन केवल 60 रुपीज का ही हुआ। तो इस प्रकार से जब भी उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसमें यह ध्यान में रखना होता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाया जाता है। इसी कारण से उत्पादन विधि को मूल्य बढ़ाव विधि भी कहा जाता है। कि देखिए, यहां वैल्यू एडिशन कितना हुआ, उसी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। किसान के द्वारा 1 किलो गेहूं उत्पादित किया गया। अब मान लीजिए उसने 2 रुपए का दाना डाला, 2 रुपए का बीज डाला, उससे 32 रुपए का अनाज हुआ। तो यहां देखिए, अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए 5 रुपए का इसने गेहूं डाला और 30 रुपए का हुआ, तो मूल्य बढ़ा हुआ 25। वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 25। यहां हमने पहले ही मान लिया था कि किसान का 30 रुपए का उत्पादन हुआ। मैं दूसरे एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं कि किस प्रकार से वैल्यू एडिशन होता है। उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से मूल्य का होता है। सपोज कीजिए एक किसान है, ये गेहूं का उत्पादन करता है, बी आटा मेकर, आटा या मैदा मेकर, और सी जो है, सी ब्रेड बनाता है, और डी ब्रेड पकौड़ा बनाता है। अब देखिए, किसान है, किसान के द्वारा मान लीजिए उत्पादन किया गया 1 किलो 1 केजी गेहूं का, तो ये 30 रुपए का गेहूं उत्पादित हुआ। 30 रुपए का गेहूं उत्पादित हुआ और लागत इसकी आई 5 रुपए का, ये खर्चा लगा, तो मूल्य बढ़ाव कितना हुआ, क्या हुआ, किसान के द्वारा सपोज कीजिए 1 किलो गेहूं का उत्पादन किया गया, तो 1 किलो गेहूं के लिए इसको 5 रुपए इसने खर्च किए। बीज के रूप में हो सकता है, खाद के रूप में हो सकता है, सिंचाई के रूप में हो सकता है। तो इसने कुल 5 रुपए तो खर्च किए, 5 रुपए का बीज लिया, तो इसने कुल मूल्य कितना बढ़ाया, 25 रुपीज। तो उत्पादन 25 का ही हुआ। ये उत्पादन तो पिछले साल का बीज पहले से अवेलेबल था, उसको यूज लिया गया। अब मैदा फैक्ट्री वाले ने इसी 1 किलो से 30 रुपए किलो इसने खरीदा, 40 रुपए किलो का इसने बनाया, तो इसने इसकी लागत तो 30 रुपए थी, तो इसने मूल्य कितना बढ़ाया, 10 रुपए। इसके बाद ब्रेड वाले ने 60 रुपए की ब्रेड बनाई, उसमें से 40 रुपए का आटा लिया, तो मूल्य कितना बढ़ाया, 20। इसी प्रकार से ब्रेड पकौड़े वाले ने 100 रुपए के ब्रेड पकौड़े बनाए, 60 रुपए की ब्रेड खरीदी थी, तो इसने मूल्य कितना बढ़ाया, 40। तो इस प्रकार से
मूल्य बढ़ाव को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये देखिए, जो उत्पादन विधि है, उस उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादन को जोड़ दिया जाता है और इससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। पर इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि मूल्य बढ़ाव केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही जोड़ते हैं। तो अगर टोटल हमने जोड़ा है तो जितना मध्यवर्ती वस्तु है उनको घटाकर फिर उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। अब दूसरी चीज एक और आती है इसमें, वो ये आती है कि घिसावट व्यय को इसमें से घटाया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि नेट नेशनल प्रोडक्शन आपने निकालना है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, एक साल में शुद्ध रूप से राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी, तो सकल राष्ट्रीय आय में से घिसावट व्यय को घटाया जाता है। इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। घिसावट क्या होता है? जब भी कोई उत्पादन गतिविधि की जाती है तो उत्पादन गतिविधि करने के साथ पुराने प्लांट की कुछ उत्पादन क्षमता घटती है। कोई भी चीज को जैसे जैसे काम में लेते हैं थोड़ी वो घिस जाती है। कोई एक्सीडेंटल वियर एंड टियर होता है, ऐसा मूल्यह्रास मैंने पहले भी बताया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी भी प्रकार का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन होने के साथ कुछ टूट फूट होती है, कुछ घिसावट होती है। जैसे मशीन के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तो मशीन की घिसावट होती है, मशीन में कुछ टूट फूट हो जाती है। कुछ मशीनें नई तकनीक आने की वजह से प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो मान लीजिए टोटल उत्पादन विधि से आया 2,50,000 करोड़, ये हमारी राष्ट्रीय आय है। पर एक वर्ष की अवधि के दौरान मान लीजिए 2 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए की जो मशीनें हैं वो बेकार हो गई। 200 करोड़ की मशीनें बेकार हो गई, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, अब वो मशीनें काम नहीं आ रही, नई मशीनें आ गई तो उन मशीनों को कोई काम में नहीं ले रहा है। अगर 400 करोड़ की मशीनें घिस गई, घिसावट हो गई, यानी जैसे जैसे मशीनें काम में आती है मशीनों की वैल्यू भी गिरती है। हमें कार लेके आते हैं, पहले दिन 10 लाख की होती है, एक साल बाद उसको बेचना चाहिए तो 8 लाख की होती है, यानी 2 लाख की घिस जाती है। हर चीज धीरे धीरे घिसती है। मैं इस पेन से लिख रहा हूं, धीरे धीरे इसकी भी शही खत्म होती जा रही है। जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं उस मोबाइल की भी कैपेसिटी कम होती चली जा रही है। हर चीज होती है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी धीरे धीरे घिसते हैं, टूट फूट होती रहती है, घिसावट होती रहती है। नई तकनीक आ जाती है, इसी प्रकार से नई तकनीक आ जाती है तो पुरानी तकनीक चलन से बाहर हो जाती है। आप भूमि पर उत्पादन करते हैं तो धीरे धीरे भूमि की उत्पादन क्षमता गिरती है। जिस मशीन से आप उत्पादन करते हैं धीरे धीरे उस मशीन की कैपेसिटी गिरती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना उत्पादन होता है शुद्ध रूप से उत्पादन उतना नहीं होता है, वरन उसमें से घिसावट व्यय को घटाने पर शुद्ध होता है। तो हम मान लीजिए 200 करोड़ की पुरानी मशीनें बेकार हो गई, 400 करोड़ की मशीनें घिस गई और 400 करोड़ जो है वो अन्य व्यय 3 प्रकार से हो सकता है। पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस नॉर्मल वियर एंड टियर, ये एक्सीडेंटल वियर एंड टियर। देखिए मशीनें, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और औद्योगिक मशीनें काम में ली तो 400 करोड़ की तो उनकी वैल्यू घट गई साल भर के दौरान। 400 करोड़ की उसमें टूट फूट हो गई, कुछ मशीनें पावर फ्लक्चुएशन की वजह से टूट फूट उनमें हो गई या किसी और कारण से टूट फूट हो गई। और 200 करोड़ का मशीनें ऐसी हुई जो नई तकनीक आने की वजह से खराब हो गई। तो कुल मिलाकर 1000 करोड़ की घिसावट हुई। तो इसमें से हम 1000 करोड़ घटा देंगे तो शुद्ध रूप से जो आय होगी वो 2,49,000 करोड़ होगी। इस प्रकार से उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की, जिसको हम आय विधि बोलते हैं। उससे राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है इसकी बात करते हैं। आय विधि, देखिए राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए सभी प्रकार की आय को जोड़कर भी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। एक उत्पादन
जब किया जाता है तो उत्पादन में 5 साधन भाग लेते हैं। जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में 5 साधन काम में लेते हैं। भूमि काम में लेते हैं, पूंजी काम में लेते हैं, श्रम काम में लेते हैं, प्रबंध काम में लेते हैं और साहसी, और एक कच्चा माल वो लिया जाता है। मान लीजिए 100 करोड़ का उत्पादन किया गया, तो 100 करोड़ में से भूमि को लगान दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है, साहसी को लाभ दिया जाता है और कच्चे माल वाले को कच्चे माल का भुगतान दिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए 100 करोड़ के उत्पादन में 40 करोड़ का तो कच्चा माल आया, 10 करोड़ भूमि को दिए, 10 करोड़ का ब्याज लगा, 10 करोड़ मजदूरों को दिए, 10 करोड़ वेतन के रूप में बांट दिए गए और 20 करोड़ उद्यमी ने लाभ के रूप में रख लिए। तो जितना भी उत्पादन हुआ उतने की उतनी आय का सृजन हो गया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। यानी जितना भी उत्पादन होता है उतनी ही आय का सृजन हो जाता है। तो चाहे आप उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें या आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें, राष्ट्रीय आय का मान एक ही आने वाला है। तो हम यह चर्चा करते हैं कि देखिए आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यह देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है और आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मजदूर की आय मजदूरी होती है, भवनपति की आय किराया होती है, भूमिपति की आय लगान होती है, प्रबंधक की आय वेतन होती है, इसी प्रकार से पूंजीपति की आय ब्याज होती है, साहसी की आय लाभ होती है, कच्चे माल वाले को कच्चे माल का भुगतान होता है। यानी सभी प्रकार की इनकम होती है। इन सभी लोगों की आय को जोड़कर भी राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। क्योंकि जब भी किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यानी उपयोगिता का सृजन किया जाता है, तो उपयोगिता का सृजन करने के साथ ही लोगों को आय की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब भी उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के साधनों को काम में लिया जाता है और जब उत्पादन के साधनों को काम में लिया जाता है तो साधनों को प्रतिफल का भुगतान किया जाता है और उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल का भुगतान किया जाता है उसे ही साधनों की आय की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देखिए, कुल मिलाकर आय की गणना करनी है, ग्रॉस नेशनल इनकम आय की गणना करनी है। तो देखिए, भवनपति की आय किराया जोड़ेंगे, भूमिपति की आय लगान जोड़ेंगे, पूंजीपति की आय ब्याज जोड़ेंगे, उत्पादन में मजदूर भाग लेता है इसकी आय मजदूरी जोड़ेंगे, एक प्रबंधक उत्पादन में भाग लेता है उसको वेतन मिलता है, साहसी जो होता है वो उत्पादन में भाग लेता है उसको लाभ मिलता है। यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों की आय जो है, ये देखिए, ये जो है ये कर्मचारी की क्षतिपूर्ति है। मजदूरों को कर्मचारी की क्षतिपूर्ति की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा मिश्रित आय भी इसमें जुड़ती है, अभी उसकी बात करेंगे मिश्रित आय क्या होती है। इसके अलावा जो है आपका ब्याज है, किराया है, रॉयल्टी है और वेतन है, ये सारी की सारी जो है ये इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये है ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष। इसमें लाभ दिया गया, यानी किराया है, रॉयल्टी है, ये सब। किराया भी परिचालन अधिशेष है, लगान भी परिचालन अधिशेष, ब्याज भी परिचालन अधिशेष में आता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो सभी प्रकार की आय को आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सभी प्रकार की आय को जोड़ देते हैं। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनको जिस आय की प्राप्ति होती है उस आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए आपको क्लियर हो गया कि सभी प्रकार की आय को जोड़कर सकल राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। अब आय विधि जो है उसमें गणना करते समय कुछ सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है। तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये सारी की सारी इनकम को
जोड़ते हैं। यहाँ डब्ल्यू से तात्पर्य मजदूरी, एस फॉर सैलरी, पी फॉर प्रॉफिट, एम फॉर मिक्स्ड इनकम। अब देखिए पहली बात हम कर लेते हैं, आपको पहले से क्लियर है कि रेंट किसको कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में किसी का भवन किराए पे लेते हैं तो उसको जो पैसा चुकाया जाता है उसको रेंट कहते हैं, तो ये भवनपति की आय होती है। इसी प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया में किसी से भूमि उधार ली जाती है, जिसकी भूमि ली जाती है उसको लगान दिया जाता है, वो भूमिपति की आय होती है। इसी प्रकार से जब भी उत्पादन करना होता है तो हमको कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी उधार ली जाती है, चाहे वो बैंक से ली जाए चाहे निजी व्यक्ति से ली जाए, तो प्रतिफल में उसको ब्याज का भुगतान करना होता है। इसी प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम को मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। उत्पादन में कुछ प्रबंधन का काम करते हैं, सुपरवाइजर का काम करते हैं, कोई बैंक का काम देखता है, कोई उत्पादन का कच्चे माल को खरीद का काम देता है, कोई बिक्री का काम देखता है, तो इन सबको सैलरी दी जाती है। और ये सारे के सारे उत्पादन के साधनों को कलेक्ट करने का और सारी रिस्क उठाने का काम सामान्य रूप से एक पूंजीपति के द्वारा किया जाता है, तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है या उसको हानि भी हो सकती है। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम की हम बात करेंगे। उत्पादन के कुछ साधन है जो स्पेसिफिक नहीं होते। एक टीचर है, वो सैलरी के रूप में टीचर है, तो वो वेतन प्राप्त करता है, पर उसने कुछ पैसा ब्याज पर भी दे रखा है, तो वो उसको वेतन भी मिलता है और ब्याज भी मिलता है। एक किसान के द्वारा उत्पादन किया जाता है, 5 लाख रुपए का उत्पादन हुआ, 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए वो घर खर्च के लिए लगता है, 2 लाख को वह किसी को ब्याज पर दे देता है, तो उसको ब्याज इनकम भी होती है। तो ऐसे जो इनकम प्राप्त होती है जिसको कि मिश्रित आय की संज्ञा दी जाती है। एक व्यक्ति को कई प्रकार से आय प्राप्त हो सकती है, मिक्स्ड इनकम हो सकती है। वो एक नौकरी कर रहा है, नौकरी से आय उसकी सैलरी है, उसके बाद में वो उसके पास एक मकान भी है, उसको किराया मिलता है, और उसके पास कुछ जमीन भी है, उससे उसको लगान मिलता है, तो उसकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम या मिश्रित आय मानेंगे। क्योंकि राष्ट्र में बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी की आय केवल क्लियर ही नहीं होती है कि जिसको मजदूरी मिल रही है उसको मजदूरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड इनकम होती है, वो सैलरी से भी पैसा कमाते हैं, ब्याज से भी कमाते हैं, कुछ सैलरी और लगान से पैसा कमाते हैं, कुछ सैलरी प्लस लगान प्लस किराया से भी पैसा कमाते हैं। इस प्रकार की लोगों की आय को मिक्स्ड इनकम के रूप में जोड़कर राष्ट्रीय आय की इनकम विधि में सभी प्रकार की आय को जोड़ दिया जाता है, हर व्यक्ति की आय। तो इसके लिए क्या करते हैं, जमीन कुल कितनी है, लगान कुल कितना मिलता है, भवन कुल कितने और उनको आय कितनी मिलती है, टीचर्स कितने उनकी सैलरी कितनी है, डॉक्टर्स कितने हैं उनकी सैलरी कितनी है, एडवोकेट्स कितने हैं उनकी औसत इनकम कितनी है। इस प्रकार से सभी लोगों की औसत आय, लोगों की संख्या और उनकी औसत आय, उसके माध्यम से आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगर देश में मान लीजिए 5 लाख टीचर है और औसत रूप से एक अध्यापक के द्वारा 50,000 रुपए वार्षिक 5 लाख रुपए कमाए जाते हैं, तो 5 लाख को 5 लाख से गुणा कर दिया जाएगा, यानी 5 लाख के टीचर है, 5 लाख की इनकम है। मान लीजिए चार्टेड अकाउंटेंट देश में 1 लाख है और एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए औसत रूप से कमाए जाते हैं, तो 1 लाख को 10 लाख से गुणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सभी लोगों की आय प्राप्त करके उनके माध्यम से इनकम विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पर इनकम विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को स्वरोजगार से प्राप्त आय होती है। कुछ लोगों ने अपने पान की दुकान लगा रखी है, किसी ने अपनी लॉटरी लगा रखी है, किसी ने अपने फल बेचने की दुकान लगा रखी है, किसी ने अपनी सब्जी बेचने की दुकान लगा रखी है, किसी ने किराना का व्यवसाय कर रखा है। ये सभी लोग स्वरोजगाररत होते हैं, तो उनकी आय का आकलन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी को नगद पैसा नहीं देकर वस्तु के रूप में पैसा दिया जाता है। जैसे मजदूर को मजदूरी है, 400 रुपए मजदूरी नहीं देकर उसको 10 किलो अनाज और 200 रुपए नगद दिए जाते हैं, तो ऐसे वस्तु के रूप में अगर इनकम प्राप्त होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। यानी उसको जो गेहूं दिया गया है उसका अगर 17 रुपए किलो बाजार मूल्य है, तो 170 रुपए तो उसके गेहूं के हो गए और 200 रुपए उसके कैश दिए गए, तो मजदूरी वहां पर 370 रुपए जोड़ी जाएगी। इसके अलावा स्वयं के मकान में एक व्यक्ति रहता है
उसके मकान किराए को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें ये क्लियर है कि खुद के मकान का अनुमानित किराया राष्ट्रीय आय के अंदर जुड़ेगा, क्योंकि ए व्यक्ति बी के मकान में रहे, बी व्यक्ति ए के मकान में रहे और दोनों एक दूसरे को किराए दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बाय कंसेप्चुअल ये माना जाता है कि स्वयं के उपभोग के लिए रखा गया मकान है, उसका भी अनुमानित किराया राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से किसान के द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए जो अनाज रख लिया जाता है, उस अनाज को भी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाता है, क्योंकि वो एक उत्पादन का भाग है। इसके अलावा आय विधि में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सरकार के ज्यादा इनकम होती है तो सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, तो सामान्य रूप से लोग कर की दृष्टि से, कर बचाने की दृष्टि से आय सही नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में या कुछ लोग तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें हैं। इस कारण से आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। इसी कारण से सामान्य रूप से अधिकांश राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इनकम विधि का प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि इनकम सामान्य रूप से एक तो सही नहीं बताई जाती है, जबकि उत्पादन होता है वो मार्केट में आता है, उसका आकलन कृषि मंडी में आता है, उसका आकलन सामान्य रूप से ज्यादा सही कर सकते हैं। तीसरी राष्ट्रीय आय के नापने की तीसरी विधि जिसको हमने बोला है व्यय विधि। थर्ड मेथड है व्यय विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, जितना भी हमारी इनकम होगी उसका व्यय करेंगे। हमारी उत्पादन में भी वही होगा। एक किसान की आय 5 लाख हुए तो उत्पादन विधि में भी 5 लाख आएगा, उसको इनकम बोलेंगे तो भी 5 लाख होगा, और उसके द्वारा जो खर्चा किया है सारे को जोड़ेंगे तो भी 5 लाख ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है तीसरी जो मेथड है उसके लिए क्या करते हैं, सभी प्रकार के खर्चों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसे ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर यानी सकल राष्ट्रीय व्यय के माध्यम से निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी बोले तो उपभोग है, उपभोक्ता के द्वारा जो उपभोग किया जाता है। सबसे पहली चीज इसमें होता है सकल जीवन जो व्यय है उसमें निजी उपभोग व्यय हो सकता है, निवेश हो सकता है, सरकारी व्यय हो सकता है और शुद्ध निर्यात हो सकता है। तो हम इसको बोलेंगे जो परिवार के द्वारा व्यय किया जाता है उसको उपभोग व्यय कहते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है, पहले भी हमने चर्चा करी थी। एक तो हो सकता है गैर टिकाऊ वस्तुओं पर हो सकता है, एक अर्ध टिकाऊ वस्तुओं पर हो सकता है और एक टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय हो सकता है। उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है सामान्य रूप से 3 प्रकार की वस्तु होती है। अस्थायी उपभोक्ता वस्तु कह सकते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कह सकते हैं और सेवाओं के रूप में भी हो सकता है, वस्तु के अलावा सेवा भी हो सकती है। तो उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है टिकाऊ, गैर टिकाऊ का मतलब जो वस्तु एक ही बार काम आती है, जैसे नमकीन एक बार ली खा लिया, समोसा एक बार लिया खा लिया, ब्रेड, बटर, घी, तेल, किराना, ये सारी की सारी चीजें जो है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है जो सिंगल यूज हो सकती है। इसके अलावा कुछ अर्ध टिकाऊ हो सकती है, जैसे कपड़ा है कुछ साल तक चल सकता है, शूज है, चप्पल है, पेन है, ये कुछ समय के लिए चलते हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अलावा टिकाऊ वस्तुओं पर भी उपभोक्ता के द्वारा खर्चा किया जाता है, जैसे मकान बनाने के ऊपर खर्च कर सकते हैं, दुकान बनाने पर खर्च कर सकते हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन पर खर्चा कर सकते हैं। इनको बार बार यूज किया जा सकता है। एक टीवी को जो दादाजी ने देखा उसको आप भी देख सकते हैं, पर जो समोसा आपने खाया उसको दादाजी नहीं खा सकते। ये गैर टिकाऊ है और ये टिकाऊ है। इसके अलावा सर्विसेज के रूप में भी उपभोक्ता के द्वारा सर्विस पर भी व्यय किया जाता है। जैसे हमको कहीं कोर्ट में कोई वाद दायर करना हो तो हम वकील की सेवाएं लेते हैं, हमको इनकम टैक्स का असेसमेंट करना है तो हम चार्टेड अकाउंटेंट की सेवा लेते हैं, हमें अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है तो हम टीचर की सेवाएं लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं, हमको कपड़े प्रेस कराने होते हैं तो हम लॉन्ड्रीमैन की सेवाएं लेते हैं। तो इस प्रकार से उपभोग व्यय सभी प्रकार के उपभोग को जोड़ दिया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है निवेश, आई फॉर निवेश, इन्वेस्टमेंट। सेकंड इसमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश क्या होता है, निवेश किसी पैसे को ऐसी जगह खर्च करना जिससे भविष्य में आय की प्राप्ति होती है, उसे निवेश की
संज्ञा दी जाती है। अर्थात उत्पादन गतिविधियों में पैसे को व्यय करने को निवेश कहते हैं। तो सामान्य से उत्पादन प्रक्रिया जब होती है उसमें घिसावट व्यय होती है। जब भी उत्पादन करते हैं तो मशीन का कुछ भाग घिसता है, घिसावट व्यय होती है। तो इसका कैपिटल कंजप्शन अलाउंस CCA रखा जाता है। देखिए पहले से निवेश क्या होता है, किसी भी पैसे को ऐसी जगह खर्च करना जिससे फ्यूचर में आय की प्राप्ति होती है, उसे निवेश कहा जाता है। जैसे एक पैसे से मैं मकान बनाता हूं, वो मेरा उपभोग है, पर पैसे से मैं हॉस्टल बनाता हूं, वो मेरा निवेश है, क्योंकि भविष्य में मेरे को आय की प्राप्ति होगी। मैं अपने पैसे से एक कार खरीद लेता हूं घर के काम के लिए, वो मेरा उपभोग है, पर अगर मैं कार टैक्सी चलाने के लिए खरीदता हूं तो वो मेरा निवेश है। यानी किसी भी पैसे को ऐसी जगह पर खर्च करना जिससे भविष्य में आय प्राप्ति की आशा होती है, उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से निवेश जो है, निवेश दो प्रकार के होते हैं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सकल निवेश का मतलब है अगर मान लीजिए मैंने एक हॉस्टल बनाया और उसमें 50 लाख रुपए खर्च किए तो वो मेरा सकल निवेश है। पर साल भर के दौरान हॉस्टल की वैल्यू घटकर 48 लाख रुपए रह गई तो वो 2 लाख जो है वो मेरा घिसावट में है। तो शुद्ध निवेश अब मेरा कितना बचा, 48 लाख रुपए ही बचा। तो ये कैपिटल कंजप्शन अलाउंस इसको कहते हैं, पूंजी उपभोग प्रावधान इसमें रखा जाता है। तो ये व्यय में हम या तो खर्चा करेंगे या हम निवेश कर देंगे। हम खर्चा नहीं करेंगे तो हम मकान खरीद लेंगे, दुकान खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, ज्वेलरी खरीद लेंगे, हीरे जवाहरात खरीद लेंगे, फ्रिज ले लेंगे, या फ्यूचर में कुछ कमाने के लिए, भविष्य में बेचने के लिए कुछ स्टॉक कर लेंगे, उसको निवेश की संज्ञा दी जाती है। पूंजी का स्टॉक बढ़ता है उसको भी निवेश कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक विक्रेता ने 200 तेल के पीपे रखे हुए थे, उसके बाद में इस साल वो उसको स्टॉक बढ़ाकर 300 कर देता है, तो 100 पीपों का उसके पास अतिरिक्त निवेश होता है जिसको आय के अंदर जोड़ा जाता है। तीसरा जो इसके अंदर होता है वो जी फॉर सरकारी व्यय है। सरकार के द्वारा भी देखिए कई प्रकार के खर्चे किए जाते हैं। सरकार के द्वारा बच्चों को मिड डे मील का भोजन देने के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा पुलिस के लिए जीप खरीदी जाती है, सरकार के द्वारा बैरिकेटिंग्स खरीदे जाते हैं, सरकार के द्वारा रेलवे के लिए सामान खरीदे जाते हैं, वायुयान के लिए सामान खरीदे जाते हैं, रोडवेज के लिए बसें खरीदी जाती है। तो इसका मतलब है सरकार भी काफी मात्रा में व्यय करती है। कई चीजों पर सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। शिक्षा पर बहुत सारा सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, चिकित्सा के लिए उपकरण खरीदे जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, सोनोग्राफी मशीनें खरीदी जाती है, सीटी स्कैन की मशीनें खरीदी जाती है, रेडियो एक्टिव कैंसर के उपचार के लिए मशीनें खरीदी जाती है, पलंग्स खरीदे जाते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारा तोप, गोला बारूद, बंदूक आदि खरीदी जाती है। प्रतिरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालतें बनाई जाती है। इसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा भी काफी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। कुछ सरकार के द्वारा पैसा जो है वो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे सड़क बनाई जा रही है, बांध बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, स्कूल भवन बनाया जा रहा है। कुछ गैर टिकाऊ पर भी व्यय किया जाता है, जैसे बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, आंगनबाड़ी में पोषाहार बच्चों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा भी, इसके अलावा सरकार के द्वारा हस्तांतरण व्यय भी किए जाते हैं। सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सरकार के द्वारा हस्तांतरण भुगतान भी किया जाता है। तो सामान्य रूप से बहुत सारे जो सरकार के व्यय हैं उन सब व्यय को भी इसमें व्यय विधि में जोड़ा जाता है। इसके अलावा शुद्ध निर्यात, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाएंगे। मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया 50,000 करोड़ का और 40,000 करोड़ का हमने इंपोर्ट कर दिया, तो शुद्ध निर्यात हमारा होगा 50,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ घटा देंगे तो शुद्ध निर्यात क्या हुआ, 10,000 करोड़। तो इसमें क्या किया जाता है, कुल व्यय विधि में शुद्ध निर्यात को भी घटाया जाता है और शुद्ध निर्यात करने के लिए निर्यात में से आयात को घटाया जाता है। जरूरी नहीं है 10,000 प्लस भी हो सकता है हमारा आयात 80,000 करोड़, निर्यात
इतना है, आयात इतना है, तो ऐसी स्थिति में जो शुद्ध निर्यात है वो माइनस में आ जाएगा। ये 80,000 करोड़ हमने विदेशों में पैसा दिया, 50,000 करोड़ लिया, तो शुद्ध रूप से 30,000 करोड़ माइनस का आएगा। तो जरूरी नहीं है कि शुद्ध निर्यात आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय व्यय में क्या किया जाता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। उत्पादन संगणना रीति होती है, दूसरी आय संगणना रीति होती है, तीसरी व्यय संगणना रीति होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारे समंकों का कलेक्शन करना पड़ता है। तो समंकों की एक्यूरेसी को इसमें देखना होता है कि सही समंक प्राप्त हो और सही संख्या प्राप्त हो। आपको गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, कीमत कितनी है, सीए कितने, आय कितनी है, पुलिस वाले कितने, आय कितनी है, टीचर कितने, आय कितनी है, सभी प्रकार का उत्पादन, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे सेवाओं का हो, या आय चाहे व्यक्तियों की हो, चाहे सरकारी लोगों की हो, चाहे प्राइवेट लोगों की हो, सभी प्रकार के इसमें देखना पड़ता है। तो सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने में कई प्रकार की सैद्धांतिक समस्याएं आती है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली कठिनाइयां, आप उसको देख सकते हैं। प्राय अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं जहां साक्षरता की दर कम होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह आय का अपना हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, कर के दर से आय को सही नहीं बता पाते हैं, श्रम विभाजन नहीं होता है, लोग बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो आसानी से बहुत इसमें दिक्कत आती है। बहुत सारे समंक कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो समंक कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। कितना उत्पादन हुआ पूरे देश में और क्या मूल्य रहा है, क्योंकि मूल्य भी कई प्रकार के होते हैं। थोक मूल्य अलग होता है, रिटेल मूल्य अलग होता है, गांव का मूल्य अलग होता है, शहर का मूल्य अलग होता है। मजदूर में अगर आप मजदूरी की बात कर रहे हैं तो मजदूरी में भी ट्रेंड मजदूर, देखिए कुशल मजदूर की मजदूरी दर अलग होती है, अर्ध कुशल की अलग होती है, अकुशल की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, पुरुषों की मजदूरी दर अलग होती है, ब्याज दर, सरकारी ब्याज दर अलग होती है, प्राइवेट ब्याज दर अलग होती है। तो कई प्रकार की कलेक्शन इसमें करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा डाटा का कलेक्शन करना पड़ता है और बहुत सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ती है। इसलिए ये राष्ट्रीय आय का जो कार्य है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से मापा जाता है और राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी विधियां हमारे यहाँ प्रचलन में है। इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं, पर सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय के मापन में यही तीनों विधियां काम आती है। और सामान्य रूप से परीक्षा में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन संगणना विधि का वर्णन कीजिए या किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से राष्ट्रीय आय के जो मापने की विधि है इसके बारे में अच्छा आप प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे।